हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज के लेक्चर में हम विद्युत धारा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा 5वां लेक्चर है ना। आज हमारा विद्युत धारा का 5वां लेक्चर है। तो आशा करता हूँ कि आप पीछे वाले लेक्चर सब पढ़ के यहाँ पर आए होंगे। अगर आप एक भी लेक्चर स्किप कीजिएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक होती है। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वह पिछले लेक्चर से जुड़ा होता है। और मैं थोड़ा रिकैप भी कर देता हूँ ताकि आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। थ्योरी को, न्यूमेरिकल को, फार्मूला को कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको पीछे वाले लेक्चर देखनी चाहिए, तभी यहाँ पर आनी चाहिए फोर्थ लेक्चर पर, सॉरी फिफ्थ लेक्चर पर। ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम ओम का नियम पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि R इज इक्वल टू V बाई आई कैसे आता था। तो आज लेक्चर में हम देखेंगे ओम के नियम में कि R इज इक्वल टू V बाई आई कैसे आता है। और प्रतिरोध के बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। तो अब सही समय है ओम का नियम पढ़ने का। हमने प्रतिरोध पढ़ लिया, हमने विद्युत धारा पढ़ लिया, हमने विभव पढ़ लिया। यह 3 चीजें पढ़ने के बाद ही हम ओम का नियम पढ़ सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, मतलब आवेश के बारे में पढ़ा था। विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा था। तीसरे लेक्चर में हमने प्रतिरोध के बारे में देखा था। प्रतिरोध के बारे में क्या, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई कैसे आया था, इसको हम आज देखेंगे। ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था हमने। जो फॉर्मूले थे उस पे जो फॉर्मूले थे उसके अनुसार। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम ओम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। पीछे के लेक्चर आपका बैकलॉग नहीं होगा। अगर आप पीछे के लेक्चर को पढ़ोगे अच्छे से तभी समझ में आएगा, क्योंकि कनेक्शन ऐसे ही बनता है। सारी की सारी लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी की सारी लेक्चर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ओम का नियम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओम का नियम मतलब ओम्स लॉ। इसका हम डिफिनेशन पहले देखते हैं। ओम का नियम मतलब कहता क्या है, नियम इसको देखते हैं हम। देखिए, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। क्या कह रहा है, अचर ताप मतलब तापमान को हम सेम रखेंगे। अगर मैं किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो उस चालक का जो तापमान होगा हमेशा सेम रहना चाहिए। सेम नहीं रहेगा तो उसका उसका जो जो ओम्स लॉ है उसको पालन नहीं करेगा। इसीलिए अचर ताप पर हम देखते हैं। अचर ताप कहने का मतलब कि तापमान हमारा हमेशा सेम रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तापमान हमारा बदलना नहीं चाहिए। उस केस में किसी चालक से अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर मतलब V मतलब पोटेंशियल मतलब वोल्टेज का सीधा समानुपाती होता है। इसको हम ऐसे देखते हैं। अगर यह मेरा चालक है और इसका जो मेरा सिरा है AB,
ए बी सिरा के बीच का, अगर मैं इससे इस चालक से मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं, तो इन सिरा के बीच के चालक के सिरा कौन सा है, ए बी के बीच विभवांतर मान लीजिए मेरा भी है, और इससे मेरा जो करंट है मैं आई प्रवाहित कर रहा हूं। तो कह रहा क्या, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां देख लीजिए, इसमें यहां पर ठीक है। कहने का मतलब कि इसका टेम्परेचर हम सेम रखेंगे। अगर मेरा यहाँ पर पहले से अगर रूम का टेम्परेचर मेरा 50 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक यह विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री ही हम रखेंगे। क्यों रखते हैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, चालक की प्रकृति भी बदल जाती है ना। टेम्परेचर बढ़ने से उसकी चालकता बढ़ती है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और टेम्परेचर घटने से घटती है, वह डिफरेंट वस्तु पर डिपेंड करता है कि वस्तु कौन सा है, धातु है कि अधातु है कि अचालक है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, मतलब अचर रखते हैं, बदलते नहीं है। नहीं तो उसका जो करंट की वैल्यू है बदल जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू है बदल जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि विभवांतर जो होता है हमारा, वह विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, अगर ओम का नियम विद्युत धारा I एवं विभवांतर V के बीच के संबंध को बताता है। ओम का नियम हमें विद्युत धारा I एवं विभवांतर V के बीच के संबंध को बताता है। जैसे यहाँ देखिए, गणितीय रूप में हम देखते हैं। नियम के अनुसार हमारा क्या कर रहा है कि जो हमारा विभव होता है, दो सिरा के बीच का जो विभव होता है, वह करंट का मतलब विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर दिया मैंने। ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक क्या लेते हैं, एक नियतांक लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, वह कांस्टेंट कौन सा है, वह कांस्टेंट हमारा यहाँ पर R है। ये मेरा R आप देख रहे हैं ना, यही मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, यह कांस्टेंट मेरा क्या है, R है। तो यह क्या हो गया, V इज इक्वल टू मेरा हो गया R इंटू आई। V इज इक्वल टू हो गया मेरा R गुना I, जहां R एक नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या किया था। प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था ना, प्रतिरोध के बारे में तीसरे लेक्चर में पढ़ा था। तो वही मेरा R एक क्या है, R एक चालक का प्रतिरोध होता है। तो देखिए, अब इसको V इज इक्वल टू R I है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा ना। कैसे होगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू V आई वाला, ये जो I है मेरा इधर बटा में चल जाएगा, इधर मेरा I बटा में चल जाएगा, तो V बाई आई हो जाएगा। ठीक है, मतलब R इज इक्वल टू V बाई आई। और अगर I निकालना हो तो, अगर मुझे I निकालना है तो R बटा में चल जाएगा, अगर R निकालना हो तो I बटा में चल जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये वाला वही है, ये वाला I इज इक्वल टू V बाई आर, या R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, क्लियर है। ओम का नियम समझ में आ गया। ओम का नियम कहता है हमारा कि किसी अचर ताप पर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब I, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर मतलब V का सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और वह प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक नियतांक देते हैं। उस नियतांक को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध, उसको हम R कहते हैं। तो हो गया मेरा फॉर्मूला, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया मेरा V इज इक्वल टू R इंटू आई। अब R निकालना हो तो I को हम बटा में ले जाएंगे नीचे, तो R इज इक्वल टू हो गया मेरा V बाई आई। R इज इक्वल टू हो गया मेरा V बाई आई, और I इज इक्वल टू हो गया मेरा
V/R। ठीक है, यह कैसे फॉर्मूला आया, क्लियर है। अब आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। इसका निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा जो होता है हमारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, पहला हो गया। और विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू मेरा V/R है। I इज इक्वल टू मेरा V/R है, तो R मेरा बटा में है, तो R बटा में तो 1, अगर कहने का मतलब कि I मेरा कैसे आ रहा है, I मेरा जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो रहा है ना, तो बटा में आ रहा है, तो बटा में आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यह V जो है हमारा, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद्युत धारा का। इसका निष्कर्ष हमें क्या निकलता है, दो निष्कर्ष निकलता है कि जो विद्युत धारा है हमारा वह विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि विद्युत धारा जो है हमारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि बटा में चल जाएगा वो, तो प्रतिरोध का R होता है, तो R मेरा बटा में देख रहे हैं ना आप, 1/R के रूप में है ना, V/R है तो नीचे है, तो R नीचे है तो वह क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अगर ऊपर रहता है तो वह समानुपाती होता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें I इज इक्वल टू V/R है, तो I मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, और I मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। क्यों, क्योंकि R नीचे है और V मेरा ऊपर है। ठीक है, क्लियर है निष्कर्ष, ओम का नियम क्लियर है। अब देखिए ओम के नियम को कैसे सत्यापित करेंगे। नियम तो उन्होंने दे दिया था, उसको सत्यापन भी तो करना होगा ना, एक्सपेरिमेंट मेथड से हम उसको सत्यापन करेंगे। तो देखिए उसको सत्यापन करने के लिए हम पहले एक उपकरण ले लेते हैं। आवश्यक उपकरण क्या क्या है, एक तार ले लेंगे, एक एमीटर ले लेंगे, एक वोल्ट मीटर ले लेंगे, एक दाब कुंजी ले लेंगे, एक बैटरी ले लेंगे, और एक परिवर्तनशील प्रतिरोध ले लेंगे। परिवर्तनशील प्रतिरोध क्या होता है, जो उसको हम उस पे हम रगड़ते, उसको हम स्लाइड को सरकाते हैं, तो हमारा जो चालक के अंदर का जो प्रतिरोध होता है बदलते रहता है, उसी को हम परिवर्तनशील प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए उसको संयोजन कैसे करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो एमीटर होता है हमारा, ये जो एमीटर होता है उसको हम श्रेणी क्रम में रखते हैं, और ये जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलल में रखते हैं, मतलब समानांतर क्रम में रखते हैं। ठीक है, तो वही बोला, संयोजन में एमीटर को हम श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इसीलिए बोल रहा था कि आपको पिछले लेक्चर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। अगर यहाँ पर डायरेक्ट आए होंगे तो आपको समझ में नहीं आया कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों रखे हुए हैं। इसको मैंने समझाया है पिछले लेक्चर में, पीछे के सारे लेक्चर आप देख के आइए, आपको यहाँ पर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों रखते हैं और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों रखते हैं, वो मैंने पीछे बताया है। तो आगे देखिए, अब यह सर्किट देखिए, सर्किट को मैंने जोड़ दिया, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध मेरा ए हो गया, एक एमीटर को मैंने श्रेणी क्रम में रख दिया। किसके श्रेणी क्रम में, रेजिस्टर के श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर किसके, वोल्ट मीटर को कहाँ रखते हैं, पैरेलल में, मतलब समानांतर में। किसके, वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस के समानांतर में रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लग को मैंने ऑन करूंगा, तो जैसे ही प्लग को मैंने ऑन किया बैटरी से धाराएं प्रवाहित होने लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर इसका विधि क्या है, हमारा विधि है हमारा कि दाब कुंजी जैसे ही मैंने दबाया तो धारा प्रवाहित होने लगा, किससे, बैटरी से। इसको मैंने जैसे ही मैंने ऑन किया, मतलब ऑन करने का मतलब ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ना, वही उसके कहने का मतलब ऑन हो गया, तो बैटरी से हमारा धारा यहाँ से प्रवाहित होने लगी है, और परिवर्तनशील प्रतिरोध से होते हुए धाराएं एमीटर के पास से होके जाएगा। तो एमीटर जो है हमारा धारा को वो माप लेगा, एमीटर जो है मेरा धारा को माप लेगा, क्योंकि हमने बताया था कि एमीटर का काम क्या है, एमीटर का काम है विद्युत धारा मापना, और वोल्ट मीटर का काम है जो प्रतिरोध से जो करंट जाता है, तो उसके बीच के सिरा का हम विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, दो सिराओं के बीच का विभवांतर मापता है। और करंट क्या मापता है, प्रतिरोध से जो धाराएं जाती है उसको मापता है करंट, उसको एमीटर मापता है, उस करंट को एमीटर मापता है। तो देखिए
I1 करंट जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से I1 करंट गया, तो एमीटर नोट कर लिया कि I1 करंट इससे जा रहा है, तो नोट करके रख लेगा अपने पास, और फिर यही I1 करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा और यहाँ से नीचे निकल जाएगा, और इस रेजिस्टेंस से मेरा I1 करंट जा रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है मेरा R है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध मेरा R है, करंट मेरा हो गया I1, तो I1 हो गया मान लीजिए, तो यह वोल्ट मीटर जो है वह क्या मापेगा, वोल्ट मीटर कितना मापेगा, तो वो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा ओम्स के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू होता है I इंटू I1, सॉरी V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। अगर मेरा I1 करंट जा रहा है और R1 रेजिस्टेंस है मान लीजिए, तो V इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा ना, ऐसे ही I2 R2 हो जाएगा, I3 R3 हो जाएगा, जितना करंट भेजेंगे उतना उसके हिसाब से। तो इसको अभी फिगर को रहने देते हैं, अभी थ्योरी देखते हैं। देखिए, एमीटर से धारा I1 प्रवाहित किया और वोल्ट मीटर जो है हमारा V1 मान लिया, I1 धारा प्रवाहित किया तो एमीटर जो है हमारा I1 नोट कर लिया, तो वोल्ट मीटर V1 नोट कर लेगा, ठीक है। अब परिवर्तनशील प्रतिरोध को हम आगे पीछे खिसकाते हैं, आगे पीछे खिसकाएंगे बारी बारी से, तो अलग अलग स्थितियों में I2, I3, I4, I5 करंट नोट करेगा जो एमीटर है हमारा, अभिवांतर V2, V3, V4, V5 वह वोल्ट मीटर नोट कर लेगा। देखिए, मैंने यहाँ से पहले बैटरी से करंट I प्रवाहित किया, अब जैसे ही इस परिवर्तनशील प्रतिरोध को मैं आगे पीछे खिसका रहा हूँ, तो इसके जो करंट है ना, करंट बदल जाएगा, पहले I1 होगा, फिर I2 होगा, फिर I3 होगा, फिर I4 होगा, तो I1, I2, I3, I4 अगर जा रहा है तो एमीटर उसको नोट कर लेगा कि करंट पहले गया I1, फिर गया I2, फिर गया I3, फिर गया I4, फिर गया I5, ऐसे करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तनशील जो प्रतिरोध है, इसको मैं आगे पीछे खिसका रहा हूँ, तो वह करंट के मान भी बदल दे रहा है, पहले केस में I1, दूसरे केस में I2, तीसरे केस में I3, I4, I5 ऐसे जाएगा। तो अगर करंट का मान बदल रहा है तो वोल्ट मीटर का भी मान बदलेगा ना, वोल्ट मीटर जो इन दो सिराओं के बीच का जो वोल्टेज मापता है, पहले केस में V1 हो जाएगा, दूसरे केस में V2 हो जाएगा, तीसरे केस में V4, V3, फिर V4, फिर V5 वैसे हो जाएगा। तो वैसे नोट कर लेगा मान को, वोल्ट मीटर इसका मान नोट कर लेगा V2, V3, V4, V5 का, और एमीटर जो है मेरा I2, I3, I4, I5 का नोट कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ओम का नियम हमारा क्या कहता है, ओम का नियम हमारा कहता है कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, R इज इक्वल टू होता है V बाई आई। तो इसका उपयोग करके हम अलग अलग प्रतिरोध का भी निर्माण कर लेंगे। तो अगर मेरा V1 है और I मेरा I1 है, तो R मेरा कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। अगर मेरा V2 है, I मेरा I2 है, तो R मेरा कितना हो जाएगा, R मेरा R2 हो जाएगा। और अगर मेरा V3 है और I मेरा I3 है, तो R मेरा कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। वैसे ही R4 हो जाएगा, वैसे ही R5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मेरा मेरा V1 है और I मेरा I1 है, तो ये जो R है मेरा R मेरा कितना हो जाएगा, R मेरा हो जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा हो जाएगा R1। अगर इसको मैं V2 कर दिया, ये जो V1 है, दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में यहाँ देख रहे हैं ना V2 है, तो V2 अगर यह हो गया और यह करंट जो है मेरा I2 हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस मेरा R2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट के हिसाब से रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो रहा है ना, रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो रहा है, तो R2 हो जाएगा। अब तीसरे केस में अगर यह V3 हो गया और यह I3 हो गया, तो यह R3 हो जाएगा। या अगर यह V4 हो गया या I4 हो गया, तो यह R4 हो जाएगा। अगर यह V5 हो जाएगा, ये I5 हो जाएगा, तो यह R5 हो जाएगा। क्लियर है? तो वही यहाँ पर दिखाया गया है, ओम के नियम के सूत्र के अनुसार R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो अलग अलग प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इन सभी प्रतिरोध का हम औसत निकाल लेंगे। R1, R2, R3, R4, I5 का मैं एक औसत प्रतिरोध निकालूंगा, और वही औसत प्रतिरोध उस चालक तार का सही प्रतिरोध हम मानते हैं। अगर मैं R1, R2, R3, R4, R5
को जोड़ के उस कितना 5 है तो 5 से भागा दे दूंगा। तो औसत ऐसे निकालते हैं ना। औसत निकालते हैं कैसे, जितना प्रतिरोध होता है उस सबको जोड़ देंगे और जितना प्रतिरोध होता है उसके नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो R1 R2 R3 R4 R5 को हम ऐड कर दिए और कितना प्रतिरोध है 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिए। औसत ऐसे निकालते हैं ना। तो सबको ऐड करके उसके उसके नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो R1 R2 R3 R4 R5 को हम ऐड कर दिए और उसका जो वैल्यू आएगा उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो वह मेरा औसत प्रतिरोध आता है। तो औसत प्रतिरोध ही असली प्रतिरोध होता है जो चालक तार के बीच में लगता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, हम सावधानियां क्या रखते हैं। सावधानियां यह रखते हैं कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और विद्युत परिपथ के सभी पेंचों को ठीक से कस देना चाहिए, ना कि कोई ढीला ढाला हो। अगर ढीला ढाला होगा तो करंट लीक कर जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। और तीसरा, जब हम पठन नहीं लेना हो, जब हमें रीडिंग नहीं लेना हो तो दाब कुंजी को हटा देना चाहिए ताकि ताप अचर रहे। अगर हमको रीडिंग नहीं लेना हो, मतलब V1 I1 R1 ये सब नहीं लेना हो रीडिंग, तो उस केस में दाब कुंजी को हमें ऑफ कर देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए ताकि ताप जो है हमारा अचर रहे। यह सावधानियां रखना चाहिए। अब यह जो हम औसत प्रतिरोध निकाले थे और R1 V1 I1 ये सब निकाले थे, हम उसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे, ग्राफ पर शो करेंगे। तो देखिए, अगर मैं V को x अक्ष पर x अक्ष पर और I को y अक्ष पर, मतलब y एक्सिस पर रख कर ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका फिगर मैंने नहीं लिया है, शायद इसका आगे फिगर देना चाहिए था मुझे। चलो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ पर x एक्सिस पर मैंने अगर V को रख दिया और y एक्सिस पर मैंने अगर मैं करंट को रख दिया, मतलब विद्युत को रख दिया, तो कह रहा है कि ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो वह ओम के नियम को सिद्ध करता है। सरल रेखा प्राप्त होना कहने का मतलब कि वह सीधा समानुपाती होगा तभी ना सरल रेखा प्राप्त होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ फिगर में देखिए, अगर मेरा मेरा V1 है, यहाँ V1 है, यहाँ मैं 1 लिख दे रहा हूँ। V1 लिखने की जगह पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ और यहाँ करंट मेरा 1 है, मतलब I1 है। अगर यहाँ पर मेरा V2 है, 2 है और करंट भी मेरा I2 हो गया, मतलब 2 मान लीजिए, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। तो इस रेखा को ऐसे जाएगा, इसको ऐसे पहुंचाएंगे यहाँ तक, तो एक ऐसे मिलेगा। तो यहाँ से एक रेखाएं जाएंगी आगे तक, मतलब एक सरल रेखा जाएगा। अगर यहाँ I3 जाएगा, यहाँ V3 जाएगा, तो यह तीनों मिलेगा यहाँ पर, यह तीनों मिलेगा और यह यहाँ पर मिलेगा ऐसे। और अगर यहाँ पर I4 होगा तो यहाँ पर V4 होगा, ऐसे ही नीचे जाएगा। देखिए, अगर मेरा यहाँ पर ऊपर जाएगा I4 तो यहाँ V4 जाएगा, ऊपर मेरा I5 जाएगा तो यहाँ V5 जाएगा और ऐसे ही मिलते जाएगा, यहाँ ऐसे मिलते जाएगा और नीचे ऐसे मिलते जाएगा। तो इससे इस रेखाओं के जो मिल रही है ना, यह बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है हमें। इस बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो सरल रेखा प्राप्त होने का मतलब क्या कर रहा है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ रहा है। तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट उसी मान से बढ़ रहा है। अगर मैं 2 गुना बढ़ाऊंगा तो करंट भी 2 गुना बढ़ रहा है, अगर मैं 3 गुना बढ़ाऊंगा तो करंट भी 3 गुना बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ओम्स का नियम के कहने का मतलब कि वोल्टेज जो होता है हमारा, जो हमारा विभव होता है वो हमारा, वह करंट का मतलब विद्युत का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बहुत बार बता रखा है कि अगर एक चीज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। अगर एक चीज मतलब विभव मेरा 2 गुना बढ़ा रहा हूँ तो विद्युत मतलब जो मेरा धाराएं हैं, विद्युत धाराएं हैं, वो भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर मेरा विभव मेरा आधा हो गया तो धाराएं जो है वो भी आधा हो जाएगा। तो वह क्या दिखाएगा, वह एक सरल रेखा दिखाएगा। उसका जो ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा दिखाएगा। जैसे मैंने इस फिगर में दिखाया, इस फिगर में यहाँ पर मेरा V1 है, यहाँ मेरा I1 हो गया, यहाँ मेरा V2 हो गया, यहाँ मेरा I2 हो गया, यहाँ मेरा
यहाँ तीसरा में V3 है, तो यहाँ मेरा I3 हो जाएगा। अब इन तीनों सबको मिलाऊंगा मैं, इसको आगे तक बढ़ाया और इसको ऊपर तक सीधा ले गया, तो इसको मिलाया और सबको मिलाया तो मैं एक सीधी रेखा में जाएगा। यह एक जो रेखा है 0 से सीधी रेखा जाएगा, और यह सीधी रेखा हमें बताता है कि हमारा जो वोल्टेज है, मेरा जो विभव है, वह करंट का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? फिगर से समझ में आ गया कि विभव हमारा सीधा समानुपाती होता है विद्युत धारा का, और यह हमें ओम का नियम को सिद्ध करता है। ये जो है ओम के नियम को प्रूव करता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए आगे, जिससे यह सिद्ध होता है कि विभवांतर जो होता है दुगुना होने पर धारा भी दुगनी हो जाती है। अगर विभवांतर को आधा कर दिया तो धाराएं भी आधा हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ओम का नियम? ओम का नियम क्लियर है? अब आगे देखते हैं। ओम के नियम में हम ताप को अचर क्यों रखते हैं? इसको हम अचर क्यों रखते हैं ओम के नियम में? देखिए, चालक का प्रतिरोध ताप के परिवर्तन से बदलता है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर मैं चालक के जो ताप है, चालक का जो ताप है, अगर हम ताप बदल दिए, मान लीजिए 50 था, उसके बाद मैंने 80 कर दिया, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बदल जाएगा। हमें प्रतिरोध बदलना नहीं था, तो ऐसा होने पर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सही मान हम नहीं ले सकते। अगर मेरा प्रतिरोध बदल गया, मान लीजिए पहले मेरा प्रतिरोध 2 था, तो धारा I1 होगा। अगर मैं प्रतिरोध मेरा 4 हो गया, तो धाराएं भी बढ़ जाएगी मेरा। तो ताप को हम सेम रखते हैं ताकि हमारा जो धाराएं हैं बदले नहीं। मतलब अगर मैं किसी निश्चित प्रतिरोध पर अगर धारा को प्राप्त करना हो तो बदले ना कि, समझ में आ गया? ताप को इसलिए नहीं हम बदलते हैं कि जो प्रतिरोध हमारा ना बदले। अगर प्रतिरोध नहीं बदलेगा तो हमारा जो धाराएं हैं, विद्युत धारा है, वह भी नहीं बदलेगा। अर्थात एक साथ कई मान बदल जाते हैं। अगर मैं ताप को बदल दिया तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। प्रतिरोध बदल गया तो हमारा जो धाराएं हैं कई मान बदल जाएगा। तो अतः ओम का नियम जो होता है अचर ताप पर सही होता है। एग्जाम में पूछता है कि ओम का नियम अचर ताप पर होता है कैसे, तो वह हम इसमें दिखाएंगे। इसको हम प्रूव करेंगे, बता देंगे कि चालक का प्रतिरोध ताप के परिवर्तन से बदलता है, तो ऐसा होने पर धारा का मान भी बदल जाता है। तो ओम का नियम को वह सही तरीके से प्रूव नहीं करेगा, तो वह, इसीलिए हम चालक के ताप को हम अचर रखते हैं। क्लियर है? चालक के ताप को हम अचर क्यों रखते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन हम कैसे करते हैं। मैंने बताया था प्रतिरोध को 2 तरीके से संयोजन करते हैं पिछले लेक्चर में। एक होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब प्रतिरोध को बढ़ाना हो, अगर मेरा प्रतिरोध बढ़ाना हो तो उसको हम श्रेणी क्रम में रखते हैं, अगर प्रतिरोध को घटाना हो तो हम उसको पैरेलल में रखते हैं। अगर देखिए इसको हम एक रियल टाइम एग्जांपल से बताता हूँ। अगर मैं एक रास्ते में जा रहा हूँ और मैं जिस रास्ते के सीधा, अगर मैं सीधा जा रहा हूँ तो उस रास्ते के सीधी मेरे पैर के सामने 10 कांटा रख दिया, तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध ज्यादा हो गया। 10 कांटा पर चढ़कर मुझे जाना पड़ेगा आगे, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गया। मेरे आगे 10 प्रतिरोध हो गया जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यह हो गया श्रेणी क्रम, कि मतलब मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ उसके लाइन से 10 गो कांटा वहां बिछा दिया कोई, तो वह क्या हो गया? लाइन से मतलब कहने का मतलब एक ही रेखा में सारे का सारा प्रतिरोध दे दिया, तो वह हो गया मेरा श्रेणी क्रम। अगर मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ, अगर मैं मान लीजिए इस रास्ते से जा रहा हूँ और प्रतिरोध एक मेरा यहाँ दे दिया, एक मेरा यहाँ दे दिया, एक मेरा यहाँ दे दिया और एक मेरा यहाँ दे दिया मान लीजिए, तो यह सब कौन से है? यह सब मेरा पैरेलल में हो गया। यह सब मेरा प्रतिरोध जो है मेरा पैरेलल में हो गया। तो हमें प्रतिरोध यहाँ घट गया ना, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो एक ही प्रतिरोध काम आया, एक ही कांटा पर मुझे चढ़ना पड़ेगा। मत कहने का मतलब कि मुझे रोकने वाला क्या है? एक ही कांटा है। या अगर मान लीजिए पहाड़ है तो 5 पहाड़ पैरेलल में है, तो मुझे एक पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसी को हम समानांतर क्रम कहते हैं। तो मेरा
ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध मेरा घट गया ना। कैसे घट गया? क्योंकि मुझे बस अब एक ही वो पहाड़ या कांटा को चढ़कर जाना पड़ेगा। अगर यही श्रेणी क्रम में होता, मान लीजिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे मैं जा रहा हूँ, ऐसे इस रास्ते से जा रहा हूँ, यहाँ मेरा एक प्रतिरोध हो गया, एक और प्रतिरोध मेरा यहाँ आ गया, एक और प्रतिरोध मेरा यहाँ आ गया, एक और मेरा यहाँ आ गया। तो एक ही रास्ते पे चार चार प्रतिरोध आ गया। कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल से लिया जाए तो चार चार पहाड़ अगर मेरे रास्ते में आ गया तो चार चार पहाड़ मेरे को पार करना पड़ेगा। तो मेरे लिए दिक्कत होगा कि नहीं होगा? मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो इस केस में क्या होता है? प्रतिरोध मेरा बढ़ गया। किस केस में? श्रेणी क्रम में। और पैरेलल वाले केस में क्या था कि ऊपर नीचे, पैरेलल में एक ऊपर है, एक नीचे है, एक बीच में, तो मुझे केवल इसको पार करना है क्योंकि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। अगर मुझे इस रास्ते से जाना होगा तो इस रास्ते भी एक ही है, इस रास्ते से जाना होगा तो इस रास्ते में भी एक ही है। तो पैरेलल क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध मेरा घटता है और श्रेणी क्रम में मेरा प्रतिरोध बढ़ता है। रियल टाइम एग्जांपल से समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको समझते हैं। इसके बारे में हमने पहले अच्छे से देखा है। अगर वह सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो यहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हो। इस क्रम के सभी प्रतिरोध से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक यहाँ पर फिगर देखिए। कहने का मतलब कि हम श्रेणी क्रम में तभी हम मानते हैं जब पहला प्रतिरोध या पहला प्रतिरोध R1 जो है, इसका जो अंतिम छोर है, इसका अंतिम छोर क्या है? यह है। इसका जो R1 का मेरा अंतिम छोर क्या है? यह है। दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर मतलब ये दूसरा प्रतिरोध मेरा यह है, तो इसका जो प्रथम छोर क्या है? यह है, यहीं पर है। तो पहले का अंतिम छोर दूसरे का पहला छोर सेम हो, एक दूसरे से जुड़ा हो। यह जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों के दोनों जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो और देखिए, दूसरे का अंतिम छोर मेरा यहाँ है और तीसरे का पहला छोर भी यहीं पर है मेरा। तीसरे का शुरुआत का छोर यही है ना, तो यह भी जुड़ा हुआ है, यह भी जुड़ा हुआ है मेरा। तो कहने का मतलब कि पहले का अंतिम छोर दूसरे का प्रथम छोर और दूसरे का अंतिम छोर तीसरे का प्रथम छोर, ऐसे ही क्रम बढ़ते जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक और रेजिस्टेंस लगा दिया श्रेणी क्रम में, तो इसका R4 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा R4 हो जाएगा, यहाँ R4 हो गया मान लीजिए। तो इसका जो है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, हाँ यहाँ पर R3 का अंतिम छोर यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर, और R4 का मेरा प्रथम छोर यहीं पर है ना, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रहा है। तो R4 का प्रथम छोर मेरा यहाँ हो गया, मतलब यहीं पर होगा, यहीं पर। और R3 का अंतिम छोर है ना, R3 यहाँ पर मेरा खत्म हो जा रहा है, तो जहाँ खत्म होता है वहीं मेरा अंतिम छोर होता है ना। तो यहाँ पर मेरा R3 का अंतिम छोर है और R4 मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब R4 का प्रथम छोर यहीं पर है। तो दोनों एक ही जगह पर हो तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसको अब हम समझते हैं समानांतर क्रम में। और देखिए, एक और चीज कह रहा है कि इससे जो धाराएं जा रही है वह एक समान होती है। मान लीजिए मेरा जो धारा है यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से धारा जो जा रहा है आई करंट जा रहा है, तो इसमें भी आई करंट ही जाएगा, इसमें भी आई करंट ही जाएगा, इसमें भी आई करंट ही जाएगा। और यहाँ बाहर जो निकलेगा इस सिरा पर जो करंट निकलेगा वह समान निकलेगा। जो इस सिरा पर करंट जाएगा वही करंट मेरा यहाँ निकलेगा। मान लीजिए यहाँ मेरा 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 5 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा, 5 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा और 5 एम्पियर यहीं से भी जाएगा, और यहाँ निकलेगा कितना? 5 एम्पियर। तो कहने का मतलब कि अगर मैं जो करंट पास कर रहा हूँ सीरीज में, वही करंट बाहर भी निकलता है। ठीक है, एक समान करंट प्रवाहित होता है सारे के सारे प्रतिरोध से। ठीक है, श्रेणी क्रम में हो तो। ठीक है, अगर एक समान धाराएं कब प्रवाहित होगा? जब R1 R2 R3 सब बराबर होगी तब। अगर मेरा R1 नहीं, सही है, बराबर होना जरूरी नहीं है क्योंकि श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम में बराबर होना जरूरी नहीं है। अब देखिए,
समानांतर क्रम देखते हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, अनेक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब उन सभी प्रतिरोधों का बायां छोर एक बिंदु पर और दायां छोर दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है। देखिए, इसका इसका एक फिगर से देखते हैं हम। इसका एक फिगर है समानांतर क्रम का, यहाँ पर है, इस फिगर में देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जो R1 है, R2 है, R3 है, ये मेरा समानांतर क्रम में है। मैंने बताया था अगर मैं यहाँ से जाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरफ A से B तक हमको जाना है, तो मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, इस रास्ते से भी जा सकता हूँ और इस रास्ते से भी जा सकता हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए इस रास्ते से जा रहा हूँ तो मेरा प्रतिरोध मेरा R1 हो जाएगा, इस रास्ते से जा रहा हूँ तो मेरा प्रतिरोध R2 हो जाएगा, और इस रास्ते से जा रहा हूँ तो मेरा प्रतिरोध R3 हो गया। तो यह तीनों कौन सा है? यह तीनों R1, R2, R3 मेरा पैरेलल में है, समानांतर में है ना। और देखिए, और इसका R1 का एक सिरा एक बिंदु पर A1 बिंदु पर है, और R1 का दूसरा सिरा बिंदु B पर है, और R2 का भी सेम एक सिरा A बिंदु पर है और दूसरा सिरा B बिंदु पर ही है, और R3 का भी पहला सिरा A बिंदु पर ही है और R3 का जो दूसरा सिरा है B बिंदु पर ही है। तो कहने का मतलब कि सभी के सभी जो रेजिस्टेंस होती है, प्रतिरोध होती है, उसका एक सिरा जो होती है एक बिंदु पर, मतलब बाएं बिंदु पर, और दूसरा सिरा जो होता है दाएं बिंदु पर होता है। तीनों का सिरा जो है सेमी बिंदु पर है ना, बाएं पर ए बिंदु पर है और दाएं में बी बिंदु पर है। तो इसको कहते हैं हम समानांतर क्रम में। क्लियर है? और समानांतर क्रम में जो धाराएं होती है, अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। ऐसे संयोजन को पार्श्वबद्ध संयोजन भी कहा जाता है। समानांतर क्रम में ये जो धाराएं होती है अलग अलग जाती है। अगर मैं यहाँ से जो करंट है मेरा आई जा रहा है, देखिए अगर मेरा यहाँ से करंट मेरा आई जा रहा है तो यहाँ इस सिरा पर आते यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तीनों जो प्रतिरोध है उस सब में अलग अलग करंट जाएगा। इसमें मेरा I1 हो गया, इसमें मेरा I1 हो गया, इसमें मेरा I2 हो गया और इसमें मेरा I3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? I1, I2, I3 में बट गया, मतलब धाराएं मेरा बट गया। तो इसमें मेरा I1 करंट हो गया, इसमें मेरा I2 करंट हो गया और इसमें मेरा I3 हो गया। अब यह I1 यहाँ से निकलेगा, I2 मेरा यहाँ से निकलेगा और I3 मेरा यहाँ से निकलेगा। बाद में यहाँ से जब निकलेगा सारी की सारी धाराएं, तो इन सभी धाराओं को मैं जोड़ दूंगा। तो I1, I2, I3 मिलके क्या हो जाएगा? I1, I2, I3 मिलके मेरा फिर से I बन जाएगा। देखिए, इसका एग्जाम्पल से एक समझते हैं। अगर मैं यहाँ से 6 करंट 6 एम्पियर मैं यहाँ से दे रहा हूँ, 6 एम्पियर मैं यहाँ से दे रहा हूँ। अगर मेरा इसमें 1 एम्पियर गया, इसमें मेरा 3 एम्पियर गया, इसमें मेरा 3 एम्पियर गया, 3 1 4 हो गया। इसमें अब कितना बच गया? इसमें मेरा 2 जाएगा, इसमें मेरा 2 जाएगा, 2। ठीक है, तो 3 1 4 है, 4 2 6। यहाँ से मैं 6 एम्पियर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं 6 एम्पियर दे रहा हूँ करंट। बैटरी से मेरा 6 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें बट गया। इसमें मान लीजिए कि एक करंट जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। मैं मान ले रहा हूँ, ऐसे नहीं जरूरी नहीं कि इसमें 1 ही एम्पियर जाएगा, वो रेजिस्टेंस के वैल्यू पर डिपेंड करता है। मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें 1 एम्पियर जा रहा है और R2 में मेरा 3 एम्पियर जा रहा है और R3 में मेरा 2 एम्पियर जा रहा है। तो 3 2 5 1 6 हो गया। जब यह यहाँ इस सिरे पर निकलेगा तो यहाँ से 1 एम्पियर निकलेगा, यहाँ से 3 एम्पियर निकलेगा और यहाँ से 2 एम्पियर निकलेगा। तो यहाँ जब बाहर निकलेगा तो तीनों मिलके क्या बन जाएगा? तीनों मिलके फिर से 6 एम्पियर आ गया। और यह जो एमीटर है हमारा उस करंट को माप लेगा। तो उस करंट को कितना मापेगा? 6 एम्पियर माप लेगा, क्योंकि एमीटर का काम है करंट मापना, मतलब विद्युत धारा मापना। ठीक है ना? तो समानांतर क्रम में जो धाराएं होती हैं अलग अलग जाती हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम प्रूफ देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का और समानांतर क्रम संयोजन का प्रूफ देखेंगे कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे होता है। और समानांतर क्रम में R इज इक्वल टू हमारा R इज इक्वल, यहाँ पर समानांतर क्रम में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कैसे होता है, इसको देखेंगे। और थोड़ा हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, आगे इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।